दोस्तों नमस्कार। आज मैं 10th क्लास का हिस्ट्री का शॉर्ट नोट के बारे में कहने मतलब है मैं 10th क्लास की हिस्ट्री को जो 8 टॉपिक दे रखा हुआ है यानी 8 इकाई में है उनको मैं शॉर्ट करने की कोशिश किया हूँ या शॉर्ट नोट की तरह मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसका 2 पार्ट में आएगा। ये पूरा का पूरा बुक जो है 10th क्लास का हिस्ट्री का 2 पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है, याद रखें दोस्तों, ये पहला पार्ट है और मैं सेकंड पार्ट कल या परसों मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने का। तो 2 पार्ट करने की वजह ये है कि एक तो 8 इकाई है, इसमें 8 आप अध्याय कह सकते हैं, 8 टॉपिक कह सकते हैं, वो भी बहुत लंबी लंबी है या बड़ी बड़ी कह सकते हैं। क्योंकि आप अगर इस 10th क्लास की हिस्ट्री को देखेंगे, इसको शॉर्ट करने में एक तो टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, और अगर एक ही वीडियो में मैं कोशिश करता देने के लिए तो बहुत लंबा वीडियो या बड़ी वीडियो बन जाता, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैंने सोचा कि इसको 2 वीडियो में आप तक पहुंचाऊं। तो आज पहला है, ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, 2 सितंबर, अक्टूबर मैंने बोला, 2 सितंबर है जो कि पहला वीडियो है। और मैं कोशिश करूंगा 3 या 4 सितंबर को सेकंड वीडियो इसी का हिस्ट्री का 10th क्लास का आप तक पहुंचे, ठीक है। मेरी ये जरूर कोशिश रहेगा, अगर कल मैं नहीं कर पाया तो परसों श्योर हो जाएगी, 4 सितंबर को श्योर हो जाएगी। और वैसे कल संडे है तो मैं कोशिश करूँगा कल शाम तक में। खैर चलिए हम लोग आज देखते हैं। यहाँ 3 टॉपिक है, कौन कौन है मैं बोल देता हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, और तीसरा टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। ये 3 टॉपिक को मैं कवर किया हूँ। तीनों टॉपिक को मैं बहुत शॉर्ट करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, ताकि आपको उतना ही दिया जाए, आपको उतना ही कहने का मतलब उतना ही मैटर रखा जाए जो आपका एग्ज़ाम तक चले जाए और पहुँच भी जाए, आप वहाँ से बना के भी आ जाएं। अधिक लंबा बनाने की कोशिश नहीं किया, फिर भी लंबी लंबी अध्याय होने की वजह से कुछ बातें को जोड़ना पड़ा। चलिए हम लोग देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि राष्ट्रवाद है क्या, ठीक है। तो अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा को देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक बात कहा गया कि किसी विशेष भौगोलिक, यानी आप मान लिए इंडिया को ले लीजिए, भारत को ले लीजिए, एक विशेष भौगोलिक में हम रह रहे हैं, यहाँ की अपनी संस्कृति है, यहाँ की एक सामाजिक है, ठीक है, सोचिए समाज है। इस समाज में एक परिवेश, इस सामाजिक परिवेश में लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जो रह रहे हैं इसमें जो एकता है, ठीक है, एकता की जो भावना है और उस एकता को आगे बढ़ाने का जो काम करती है यही राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो चलिए ये एक तरह की एक राष्ट्रवाद के बारे में था, शायद अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे तो याद रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण, ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण के काल से हो चुका था, परंतु 1789, ठीक है, 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। अब यहाँ पर एक वर्ड आया पुनर्जागरण। ये होता क्या है आपके मन में चलना चाहिए, ये पुनर्जागरण होता क्या है, ठीक है, यानी फिर से जगना। बड़ा अच्छा एक हमारे गुरुजी ने कहे थे कि अगर कोई ट्रेन या बस में कोई सफ़र कर रहा है, आपके सीट के बगल में बैठा हुआ है, अगर उस व्यक्ति को वो सो रहा है और उस व्यक्ति को आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जाग नहीं रहा है, वो बार बार सो जा रहा है, उनका माथा उस जगह पे ले जाके रख दीजिए जहाँ पर अगर वो झूम के ठोकर लगे उसके माथे पर किसी लोहे के रड से या किसी से, तो दोबारा कभी फिर नहीं जगे, कभी नहीं सोएगा वो, ठीक है। सदा के लिए आप जहाँ तक सफ़र कर रहे हैं वहाँ तक वो जगा रहेगा। यही बात हो रही थी यूरोप में, ठीक है, कि यूरोप में लोग सो रहा था। वहाँ के जो महान महान साहित्यकार हैं, जैसे मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, जॉन लॉक, बहुत सारे साहित्यकार हैं, तो इन लोगों ने वहाँ के इन साहित्यकारों ने वहाँ के लोगों को जगाया। सो रहा था फिर से जगाया, उठा और पूरे वर्ल्ड पर राज भी किया।
आप देख रहे हैं यूरोप के लोग पूरे वर्ल्ड पे राज किया, वरना आज कॉमनवेल्थ में इतना सदस्य नहीं रहते हैं। आपको पता है कॉमनवेल्थ में जितने भी मेंबर हैं वो यूरोप के कभी न कभी गुलाम रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी में चलते। यूरोप में काल से शुरू हो चुका था, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ये उन्नत रूप से प्रकट हुई। ठीक है, आगे है राष्ट्रवाद का परिणाम स्वरूप जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ध्यान रखेंगे राष्ट्रवाद की वजह से ही जर्मनी और इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। एक पॉइंट है, ध्यान रखेंगे 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन या वियना कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। ध्यान रखेंगे मेटरनिक कौन है, आपसे अगर पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, मेटरनिक कौन है? ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रिया के चांसलर, इसको हिंदी में कुलपति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर किसने चांसलर कौन थे? मेटरनिक ने किया। ठीक है, मेटरनिक थे, इसी ने इस वियना सम्मेलन का मेजबानी किए थे। इस सम्मेलन में ब्रिटेन रूस प्रसा ऑस्ट्रिया, ध्यान रखेंगे ब्रिटेन रूस प्रसा ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। यानी कहने का मतलब है कि वियना सम्मेलन का जो सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में ब्रिटेन रूस प्रसा ऑस्ट्रिया जो एक यूरोपीय शक्ति के रूप में था, मिलकर एक व्यवस्था कायम करना चाह रहा था। उस व्यवस्था को कायम करना चाह रहा था जिस व्यवस्था को नेपोलियन ने युद्धों में समाप्त कर दिया था। वो व्यवस्था क्या था? शांति संतुलन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी। ध्यान रखेंगे आपसे पूछेगा कि किस क्रांति का देन है गणतंत्र एवं प्रजातंत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये देन है फ्रांस की क्रांति का। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब हुई थी? 1789 यानी 89 को। ठीक है, फिर ये आगे देखिए अगला पॉइंट है कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। अब यहाँ से दो बातें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बुर्बो राजवंश कहाँ थे या किस राज्य में थे या किस देश में थे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर है कि बुर्बो राजवंश याद रखेंगे ये फ्रांस में। ठीक है, और लुई 18वां फ्रांस का राजा। ठीक है, वैसे आपको मिलेगा लुई 14वां मिलेगा, लुई 16वां मिलेगा, यहाँ पर लुई 18वां। ठीक है, इसी समय जुलाई क्रांति होगा। देखिए लिखा हुआ है आगे जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स 10 ने पेलिग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, बढ़िया बात है। अब चार्ल्स 10वां जो है एक निरंकुश तथा प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने कोशिश किया कि फ्रांस में उभर रही राष्ट्रवादी तथा जनतंत्रवादी भावना को दबाने का कार्य किया। ठीक है, कार्य किया और इसने एक आप कह सकते लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता का स्थान पर एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषकर विभूषित करने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ है, आप इसको देखिए। पोलिग्नेक ने लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता को समाप्त कर एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की जिससे फ्रांस की जनता में एक रोष की भावना जगी और 28 जून 1830 को फ्रांस में गृहयुद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि पेलिग्नेक ने जो लुई 18वां का समान नागरिक संहिता को समाप्त करने की बात किया और एक अभिजात वर्ग की स्थापना की, इससे फ्रांस की जनता में एक रोष पैदा हुई, यानी रोष की भावना जगी और 28 जून 1830 को फ्रांस में गृहयुद्ध आरंभ हुआ। इससे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणाम स्वरूप चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी को त्यागना पड़ा और इंग्लैंड पलायन कर गए और इस प्रकार फ्रांस से बुर्बो वंश का अंत हो गया। ध्यान रखें दोस्तों, बुर्बो वंश फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुर्बो वंश का स्थान पर एक नया वंश आया फ्रांस में जिसका नाम होगा अर्लेयंस वंश की गद्दी सौंपी गई। इस वंश का शासक है लुई फिलिप। ध्यान रखेंगे, इस वंश का शासक है लुई फिलिप। आगे एक क्रांति फिर होगा 1848 की क्रांति। ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे
1848 क्रांति। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्ग नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ जो गीजो नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, गीजो नाम का जो एक व्यक्ति है वो कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, ठीक है, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी थे, ऐसी बात नहीं था। तो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक स्वर्णिम मध्यम वर्ग नीति का अवलंबन किया, जिसके तहत में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि गीजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है। और इस तरह वह किसी भी तरह का, यानी गीजो किसी भी तरह का वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों का साथ दिया या रखना पसंद करता था, और इस प्रकार करके दोनों के बीच में आप कह सकते हैं थोड़ा सा वैचारिक मतभेद था, जो कि सही था नहीं। अब इसी के समय, इसी वजह से उसके शासनकाल में उसके शासनकाल में देश में भूखमरी, देखिए देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिससे गीजो की आलोचना होने लगी, क्योंकि दोनों एक अलग तरह की सोच के थे। लुई फिलिप एक उदारवादी लोग थे, तो गीजो जो हैं वो जो एक प्रतिक्रियावादी यानी कट्टर, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जिससे वैधानिक किसी प्रकार के संवैधानिक, वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार का विरोध करता था, ठीक है। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। ध्यान रखेंगे ये कब है, देखिए 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज की विशाल भोज का आयोजन किया गया। अब इस विशाल भोज की जब आयोजन किया गया तो इसमें क्या होगा? जगह जगह अवरुद्ध होगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जगह जगह सड़कें जाम होगी और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। और 24 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी छोड़ दिया, यानी गद्दी त्याग दिया, और ये भी लुई फिलिप क्या हुआ? इंग्लैंड चला गया, ठीक है। तो लुई फिलिप कौन है? तो लुई फिलिप आपका फ्रांस का शासक है, ठीक है। इसके बाद नेशनल असेंबली, ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस में। ध्यान रखेंगे नेशनल असेंबली फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को अधिकार प्रदान किया गया और काम की गारंटी दी गई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष के ऊपर सभी पुरुषों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया, यहाँ पर स्त्री की बात नहीं किया गया, ठीक है, पुरुषों को दिया गया नेशनल असेंबली द्वारा। और यहाँ पर साफ साफ ये भी कहा कि काम के अधिकार की गारंटी दी गई, ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ? लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, ठीक है, लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आगे टॉपिक है आपका इटली का एकीकरण, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान इस बात का रखिएगा कि इटली का एकीकरण हो रहा है, ठीक है, यानी कह सकते हैं इटली अनेक जब बटा हुआ था, कह सकते हैं अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, उसको एक करना था, ठीक है। अब इसमें देखिए इटली का एकीकरण की जो बातें होगी, ये इटली जो 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी, जहां स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, और इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। ध्यान रखेंगे इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्याओं के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्र का हस्तक्षेप था, अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्यंभावी था, ठीक है। क्यों नहीं विरोध करेगा? मान लिया जाए कि किसी राष्ट्र में या किसी देश में अगर हम कहते हैं इंडिया कभी गुलाम थे अंग्रेज के, तो यहाँ पर अगर इंडिया एकजुट होता तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अंग्रेज को होता, ठीक है। यही वाली बात यहाँ पर भी है। इटली अगर एकीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है, यूनिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑस्ट्रिया को हो रहा है और फ्रांस को होगा, क्योंकि ये दोनों का इटली में विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। करने मतलब यहाँ पर इटली में इन लोगों का हस्तक्षेप था और इसने एकीकरण का विरोध करना जरूरी था। इधर एक और प्रॉब्लम था, देखिए इधर एक प्रॉब्लम ये भी था कि इधर रोम भी पोप के प्रभाव में थी,
ठीक है। यानी कहने मतलब रोम जो पोप है, जो ईसाई धर्म की पादरी लोग हैं, उनके प्रभाव में था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण उस स्वयं उनके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। अब पोप ये चाहता है कि इटली का यूनिफिकेशन तो हो, एकीकरण तो हो, लेकिन वो धार्मिक आधार पे हो, ना कि शासकों आधार पर हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कि धार्मिक आधार पर हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में हो। नेपोलियन की पतन कब? 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस कब हुआ था? याद रखें 1815 के द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली का 2 राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण की दिशा तय होने लगी। ठीक है, यहाँ पर 2 जगह देखिए, 2 राज्य लिखा हुआ, पिडमाउंट और सार्डिनिया, ये दोनों इटली का राज्य है। ठीक है, इनको यूनिफिकेशन किया गया। अब इनको यूनिफिकेशन किया गया, इसका मतलब है कि आप इटली का एकीकरण करने का रास्ता या दिशा तय कर दिया गया, तय होने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इटली में 1820 ईस्वी में कुछ राज्यों में वैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए 20 में क्या होगा, इटली में एक सुधार चाहेगा वहाँ के लोगों द्वारा। ठीक है, सुधार चाहेगा, और इससे क्या सुधार चाहेगा? तो संवैधानिक सुधार चाहेगा, संविधान के निर्माण की बात किया जाएगा। इसलिए वहाँ पर नागरिकों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। एक गुप्त दल, क्या है देखिए, गुप्त दल का नाम है कार्बोनरी का गठन किया गया। ध्यान रखें, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। कार्बोनरी गठन राष्ट्रवाद द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणतंत्र स्थापित करना था। तो ध्यान रखें दोस्तों एक बात, यहाँ पर कार्बोनरी एक गुप्त दल था जो राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र स्थापित करना था। ठीक है, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध इसी दल से था। ध्यान रखेंगे, जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। ठीक है, यानी उसको भागना पड़ा। तो याद रखेंगे यहाँ पर से मेजनी जो है वो इटली एकीकरण करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। आगे मेजनी के बारे में ही है। तो इसको मेजनी ने खासकर नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन ऑस्ट्रिया के कुलपति यानी चांसलर, क्या नाम है? मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक द्वारा राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से भागना पड़ा, पलायन होना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजनी के बारे में हम लोग कुछ बातें जानते हैं। देखिए मेजनी कौन है, तो यहाँ पर आपको देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक सेनापति था। ठीक है, 1831 ईस्वी में इसने एक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली निर्माण के महत्वपूर्ण भाग लिया। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को लेकर कि मेजनी ने 1831 में यंग इटली का नामक संस्था का स्थापना किया, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। सन 1834 में यंग यूरोप नामक फिर एक और संस्था है, ध्यान रखेंगे। यंग यूरोप नामक एक संस्था गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। ठीक है, सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। मेटरनिक कौन है? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर है। ठीक है, इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। फिर से एक बार मेजनी इटली में आएंगे जब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक छोड़ देंगे। ठीक है, ऑस्ट्रिया को। ठीक है, मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक चार्ल्स अल्बर्ट के नेतृत्व में सही प्रांत का विलय चाहता था। ठीक है, अब यहाँ पर से इस वजह से
आप यहाँ पर से इटली का एक संपूर्ण इटलीकरण चाह रहा है मेजनी, साथ ही साथ सार्डिनिया पिडमोंट के शासक चार्ल्स अल्बर्ट का नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता है। उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर में था। ठीक है, अब यहाँ से फिर कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, इधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने के पक्षधर में था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटलीकरण के मार्ग अवरुद्ध हो गया। ठीक है, विचारों का अब यहाँ पर मेजनी चाह रहा है पूरे इटली का यूनिफिकेशन हो, तो यहाँ पर पिडमोंट सार्डिनिया का शासक चार्ल्स अल्बर्ट चाह रहे हैं कि विलय हो। ठीक है, विलय हो यानी मिले एक साथ में। ठीक है, साथ ही साथ पोप ये चाह रहा है कि इटली एक धर्मराज बनाने के पक्षधर में। अब 3 व्यक्ति यहाँ पर हैं, तीनों का अपना अपना मत है। अब मत मिल नहीं रहा है, विचार मिल नहीं रहा है, इसलिए इटली का यूनिफिकेशन का मार्ग अवरुद्ध हो गया। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स अल्बर्ट की पराजय हो गई और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी पुनः हार हुई और पलायन कर गया। यानी मेजनी के जीवन में या मेजनी ने जो चाहा था उस समय यहाँ तक उसने प्राप्ति नहीं कर पाए। ठीक है, अब इटली के एकीकरण का दूसरा चरण होगा, यानी इटली को फिर से एक बार तो इटली का यूनिफिकेशन नहीं हो पाया। सेकेंड देखिए एकीकरण का दूसरा चरण है, तो दूसरा चरण में क्या होगा देखिए, ध्यान रखें दोस्तों। 1848 तक इटली एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, पर धीरे धीरे इटली में जन आंदोलन के कारण जन जागरूकता बढ़ी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। कहा जाता है ना कि जब तक जनता जागे नहीं तब तक कुछ संभव नहीं है। ठीक है, जनता को जागना पड़ेगा और तभी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर भी यही वाली बात है कि अगर हम किसी के गुलाम में थे तो यहाँ की जनता जागे और जनता द्वारा हम अंग्रेज को यहाँ से बाहर निकालें। उसी प्रकार इटली के एकीकरण में बहुत सी रोड़ा था, बहुत सी अवरुद्ध था। उस अवरुद्ध को खत्म करने में वहाँ की जनता ने आंदोलनों के प्रति जन जागरूकता बढ़ी और वहाँ की राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जगी और तीव्र भी हुआ। इस वजह से आगे चल के यूनिफिकेशन भी इटली का होगा। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये इसका आप हटा दीजिए। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक क्या नाम है, विक्टर एमेनुएल। ठीक है, विक्टर एमेनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उनके प्रयास से इटली का एकीकरण का कार्य जारी रहा। ठीक है, अपने नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर, ध्यान रखेंगे, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, तो याद रखेंगे पिडमोंट सार्डिनिया का जो शासक थे अल्बर्ट के बाद वहाँ का नया शासक बना जिसका नाम है विक्टर एमेनुएल। ये राष्ट्रवादी विचारधारा के थे और इटली का यूनिफिकेशन का कार्य जारी रहा। इसने क्या किया, एक व्यक्ति को, यानी व्यक्ति कौन है, काउंट काबूर को इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ राष्ट्रवादी था। ठीक है, ध्यान रखें काउंट काबूर कौन है, तो एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली, यहाँ पर एक व्यक्ति का फिर नाम आ रहा है, गैरिबाल्डी। ठीक है, इस बीच एक महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासत को एकीकरण एवं गणतंत्र स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति, नया व्यक्ति जुड़ रहा है जिसका नाम है गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली, ठीक है, इटली का दक्षिणी भाग को इटली के दक्षिणी रियासत को एकीकरण कर गणतंत्र स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी पेशे से, दोस्तों ध्यान रखिएगा, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, ध्यान रखिए एक नाविक थे और मेजनी के विचारों का समर्थक थे। ठीक है, यहाँ पर दो बातें हैं, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे और ये मेजनी के विचारों के समर्थक थे। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। ठीक है, तो दक्षिणी इटली जो गैरिबाल्डी के पास था, जो जीता गया क्षेत्र था, बिना संधि के तहत गैरिबाल्डी ने क्या किया, विक्टर एमेनुएल को ये क्षेत्र सौंप दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। त्याग
और बलिदान की भावना कारण गैरिबाल्डी का चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने इसकी जीवनी लिखी। ध्यान रखेंगे, गैरिबाल्डी का जीवनी किसने लिखा था? लाला लाजपत राय। याद रखेंगे, गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखा था? लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई और इस तरह वह पूरे इटली का यूनिफिकेशन नहीं देख पाया, यानी एकीकरण को नहीं देख पाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बातें हैं कि रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमुनुएल ने स्वयं किया। 1871 तक इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर एमुनुएल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि मेजनी की अपनी योगदान है, काउंट काबूर की अपनी योगदान है, गैरिबाल्डी की अपनी योगदान है और यहाँ पर एक व्यक्ति विक्टर एमुनुएल का अपना योगदान है। इन सभी के कारणों से 1871 तक में इटली का यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारे पास है जर्मनी का यूनिफिकेशन, ठीक है। दोस्तों, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी, अतः दोनों देशों के एकीकरण का समान लगभग साथ साथ संपन्न हुई। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब इटली का यूनिफिकेशन हो रहा था उस समय जर्मनी का भी यूनिफिकेशन चलना शुरू हो चुका था और दोनों का यूनिफिकेशन एक साथ में ही मान के चलिए लगभग एक साथ हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये बातें लिखी हुई है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे, उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि 300 छोटे बड़े राज्यों में राजनीतिक अपनी विषमता थी, सामाजिक का अपनी विषमता थी और धार्मिक विषमता थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो बातें यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तर जर्मन राज्यों में जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी या मतावलंबी की संख्या ज़्यादा थी, दूसरी तरफ दक्षिणी जर्मनी में कौन थे? कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डाइट जिंदा थी, ठीक है। तो एक तरफ देखिए यहाँ पर दोनों ईसाई धर्म को ही मानने वाले हैं, एक है प्रोटेस्टेंट और दूसरा है कैथोलिक, ठीक है। जिस तरह इस्लाम धर्म में शिया सुन्नी है, हिंदू धर्म की बातें छोड़ दी, यहाँ तो बहुत सारे मतावलंबी के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ईसाई धर्म में दो मतावलंबी थे, वो कौन कौन थे? तो प्रोटेस्टेंट एक अलग हैं और कैथोलिक अलग हैं। तो धर्म के आधार पर भी देखेंगे तो यहाँ पर इसमें विषमताएँ हैं। जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिस कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था, ठीक है। एक बात यहाँ पर। दूसरी बात ये भी कह रहा है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके लिए समक्ष था ही नहीं। करने मतलब है कोई मतलब नहीं कि यूनिफिकेशन हो या नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कहने का मतलब ये है कि वस्तुतः जर्मन एकीकरण का जो पृष्ठभूमि तैयार हुआ, इसका श्रेय किसके पास जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है, क्योंकि 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर एक संघ बनाया था, वो राइन राज्य संघ था, ठीक है। और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगल, काउंट हम्बोल्ट, अंडर्थ, इसके बाद जैकब ग्रिम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोग हैं जो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, किसान हैं, उन लोगों ने जर्मन लोगों को राष्ट्रवाद की भावना जगाई, उसकी बढ़ावा दिया। और हीगल के ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई, ठीक है। आगे है कि प्रसा के चांसलर बिस्मार्क हीगल के विचारों से काफ़ी प्रभावित है। ध्यान रखेंगे, प्रसा के चांसलर यानी कुलपति बिस्मार्क हीगल के विचारों से कई प्रभावित है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिस्मार्क को देखते हैं, ठीक है। बिस्मार्क के बारे में, बिस्मार्क जो जर्मन डाइट
ध्यान रखेंगे। यहाँ पर डाइट बार बार आ रहा है, जिसको संसद कर सकते हैं आप, ठीक है। जर्मन जो बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रसा के प्रतिनिधित्व हुआ करता था, प्रारंभ में ही हीगल के विचारों से प्रभावित थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझा था, अतः इसके लिए उसने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है बिस्मार्क की विदेश नीति आप कभी पढ़े होंगे कि ये बहुत तगड़ा था इनके पास। तो इसका जर्मनी का यूनिफिकेशन के लिए उनका एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें था वो सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः उसने सैन्य शक्ति को बढ़ाया और एक नीति अपनाया जिससे आप रक्त एवं लोह की नीति यानी कठोर नीति की बात किया गया, ठीक है। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये कहने का मतलब है कि जर्मनी का एक यूनिफिकेशन करना है तो उसका एकमात्र उपाय था सैन्य शक्ति का, ठीक है। सैन्य शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और एक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, इसको याद कर लीजिएगा कि सेडेवा का युद्ध कब हुआ था, 1866 में, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। सेडेवा का युद्ध 1866 में हुई थी, ठीक है। 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की ज़बरदस्त हार हुई। तदनुपरांत 10 मई, सॉरी यहाँ पे मई होगा, ठीक है, 10 मई होगा, ध्यान रखेंगे, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बात है, यहाँ पर से 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखना है कि 19 जून 1870 को फ्रांस का शासक कौन है, नेपोलियन, ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडान की लड़ाई में, ध्यान रखेंगे, सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की ज़बरदस्त हार हुई। उसके बाद 10 मई 1871 को एक संधि होती है, वो संधि क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि है और दोनों राष्ट्रों के बीच यानी प्रसा और फ्रांस राष्ट्रों के बीच में शांति स्थापित हुई, ठीक है। नेक्स्ट बातें हैं, अंतोगत्वा जर्मनी 1871 तक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र पर स्थान पाया, ठीक है। तो कब पाया जर्मनी, यूनिफिकेशन कब हुआ, 1871 में हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में यूनान में भी राष्ट्रता का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो देखिए यूनान का अपनी गौरवमय अतीत रहा है। यूनानी सभ्यता की साहित्य प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां इनका है और इसकी उपलब्धि का प्रेरणा स्रोत पूरे वर्ल्ड के पास है। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों की राष्ट्रता की भावना की लहर जागी क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। तो देखिए यहाँ पर ईसाई जगत 2 भागों में बटा हुआ था यूनान में, तो एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है तथा रोमन कैथोलिक चर्च विभाजित था। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते थे, ठीक है। आगे 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई, इसको याद रखेंगे। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1829 में हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद की इस प्रादुर्भाव ने यूरोप में ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, ठीक है। कहने का मतलब है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद पनपी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यूरोप में ही रहा बल्कि पूरे विश्व में भी इसका मतलब दृष्टिगोचर हुआ, दिखाई पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी में क्या होता है, भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचना शुरू हो चुका था। मैसूर का शासक कौन है, टीपू सुल्तान, किसका बेटा है, हैदर अली का बेटा है, ने 1789 यानी फ्रांसीसी क्रांति से कई प्रभावित हुआ। इसके प्रभाव में उसने जैकोबियन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं उसका सदस्य बना। ये भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाए, ठीक है, वृक्ष लगवाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाली सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की नेताओं ने भी भारत की राष्ट्रीयता चेतना को जगाना शुरू किया। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखेंगे, इन्फॉर्मेशन है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1821 में, ठीक है। इन सब बात को याद रखेंगे। इस प्रकार हम लोग
पहला चैप्टर को समाप्त करते हैं। अब पहला चैप्टर को देखें। यहाँ पर जितने भी इन्फॉर्मेशन था आपको दिया गया, इन इन्फॉर्मेशन को आप बार बार या तो आप लिख के याद कर लीजिएगा, या तो आपको अगर एक बार देखने में से याद हो जा रहा है तो एक बार में याद कर लीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिए कि आप लिख कर इससे याद करिएगा, ठीक है, ताकि जल्दी याद हो जाएगी। आपका एग्ज़ाम 7-8 तारीख को है, यानी 7-8 सितंबर को है। तो 7-8 सितंबर ज़्यादा दिन है नहीं, इस वजह से आप कोशिश कीजिएगा जल्दी से इसको देखकर याद कर लें, ठीक है। और अगला टॉपिक है समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है। समाजवाद और साम्यवाद एक टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, दूसरा इकाई है। तो देखिए समाजवाद क्या कहता है, एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है, ठीक है। समाजवाद का जो भी प्रेरक थे वो ये चाहते हैं कि एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार हो। आपको पता होगा कि नेहरू जी समाजवाद को मानते थे, ठीक है, इसीलिए उसने जितने भी कारखाने खोले वो सब का सब सरकार के एकाधिकार में था, ठीक है। उस समाजवाद कभी भी निजी हाथ में किसी चीज़ को रखना नहीं चाहता है, ठीक है, निजी हाथ में देना ही नहीं चाहता समाजवाद, ठीक है। जो समाजवाद का पैरोकार हैं वो कोशिश करेंगे कि जितने भी सरकार की संपत्ति, जितने भी देश की संपत्ति है वो सरकार के, यानी सरकार के हाथ में जाए, ठीक है। किसी निजी स्वामित्व की जगह में सामूहिक स्वामित्व या धन का वितरण पर जोर देता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो समाजवाद है वो किसी निजी स्वामित्व की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो सामूहिक स्वामित्व की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे देखिए लिखा, समाजवाद विचारकों में सेंट साइमन, फोरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स के नाम विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है। कुछ नाम है यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा। इस प्रकार नाम है कि सेंट साइमन्स, फोरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ बातें हैं उसको जानते हैं। कार्ल मार्क्स कौन थे, नहीं थे, ये सब चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883, कहने मतलब है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक एक यहूदी परिवार में हुआ था। पिता का नाम क्या है, हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, ठीक है। पिता का नाम क्या है, हेनरिक मार्क्स, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स ने वॉन विश्वविद्यालय में विधि का शिक्षा ग्रहण की और 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया। कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे। 1843 ईस्वी में उसने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया, यानी कहने का मतलब है कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम जेनी था, ठीक है। उसने राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, खासकर इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसने राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से मुझसे मुलाकात हुई थी, जिसने जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ छूट गई है, ठीक है, याद रखिएगा। 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से उसकी मुलाकात हुई, ठीक है, पेरिस से मुलाकात हुई थी, और जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही, ठीक है। और वो एंगेल्स के विचारों का एक रचनाओं के से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसके कार्यों की दशा पर गहन विचार करना आरंभ किया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने एंगल के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो कब किया था, ध्यान रखेंगे, कार्ल मार्क्स ने एंगल से मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल, ध्यान रखें, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ठीक है। तो 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने
दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखा, यह समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। इस संघ की स्थापना का श्रेय कार्ल मार्क्स को है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1864 ईस्वी में एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, या कह सकते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल संघ की स्थापना हुई। इस संघ की स्थापना में का श्रेय आप पूछा जाए तो कार्ल मार्क्स को है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें हैं, जुलाई 1879 ईस्वी को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय संघ कब की स्थापना हुई? 14 जुलाई 1889। ठीक है, को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें से 20 देश ने भाग लिया था, 20 देश के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इसे हम सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इस दिन इस बात का निर्णय लिया गया कि 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता के रूप में मनाया जाएगा। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं, ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि ये सम्मेलन जो हुआ था, सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संघ के सम्मेलन जो हुआ था वो होता 14 जुलाई 1889 को। ठीक है, इस दिन इस बात का लेकर विचार हुआ था कि 1 मई का दिन मजदूर एकता के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, मजदूर एकता के रूप में मनाया जाएगा। अगला वर्ष 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका के लाखों मजदूर ने हड़ताल किया और प्रदर्शन किया। इस वजह से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। नेक्स्ट बातें हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 में संपन्न हुई। इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने का साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर एक आदर्श साम्यवाद की बात करता है जिसमें से एक सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्वीकृति की बात करता है। तो सर्वहारा वर्ग होता क्या है? ठीक है, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है सर्वहारा वर्ग हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो सर्वहारा वर्ग किसे कहेंगे? ध्यान रखेंगे कि सर्वहारा वर्ग समाज के वैसे वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसको हम सर्वहारा वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कौन कौन शामिल है? किसान है, मजदूर है और आम गरीब हैं। ठीक है, उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अब यहाँ से बात सामने उठ रहा है कि बोल्शेविक क्रांति आखिर क्यों हुई थी? ठीक है, होने की क्या वजह थी? पहली बात तो यहाँ पर है कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। ठीक है, अब जार कौन है? तो जार आपको पता है रूस का शासक है। तो रूस में जो पहले रोमनोवा राजवंश का शासन था इसको हटाकर उस समय रूस का सम्राट जो जार के नाम से जाना जाता था वो थे, और एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित किया था जिससे, और इसके साथ साथ ये भी समझिएगा कि जार जो हैं वो अपने आप को देवी अधिकार में विश्वास करते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जार जो है अपने आप को कहता था कि हम देवी के बल पर, यानी कहने मतलब है कि भगवान ने चाहा तो हम ये शासक बने हैं। साथ ही साथ जार आम लोगों की सुख दुख का चिंता करता नहीं था। हर समय जार ने और जो अफसरशाही बनाया गया था वो अस्थिर, जड़ और कुशल थे। इन सब के वजह से जार एक निरंकुश बन गया था और एक अयोग्य शासक था। इस वजह से बोल्शेविक क्रांति हुई, सर्वहारा वर्ग सामने आया, उसकी सत्ता कायम हुई। ठीक है, सेकंड कारण था कृषकों की दयनीय स्थिति। ठीक है, जब जार ही निरंकुश है तो कृषक की दयनीय स्थिति होगा ही होगा। ठीक है, कहा जाता है रूस में जनसंख्या की बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे।
परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ठीक है, 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उसके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर पुराने ढंग से खेती करते थे। उसके पास पूंजी का अभाव था, करों का बोझ से दबे हुए थे और इससे किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। ठीक है, सेकंड थर्ड बातें हैं मजदूर की दयनीय स्थिति, ये तो होना ही था। तो रूस में कहा जाता है मजदूर की स्थिति अच्छा नहीं था, दयनीय स्थिति था और इसके बाद काम बहुत उसे अधिक काम करना पड़ता था, मजदूरी भी कम मिलता था, उसके साथ दुर्व्यवहार भी होता था। ठीक है, इन सब बातों को लेकर तो मार्क्स के समय में मजदूरों के पास सिवाय अपने बेड़ियों के लिए कुछ भी नहीं था, उनकी दशा का सही चित्रण किया है। ठीक है, तो कहा जाता है मार्क्स के शब्दों में ये आप कह सकते हैं कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं, उनके दशा की से चित्रण किया गया है। कहने का मतलब है कि मजदूर के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं था। ठीक है, कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार मजदूर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, दयनीय थी। आगे है औद्योगिकरण की समस्या, यानी यहाँ पर उद्योग भी सही से नहीं चल रहा था। ठीक है, इसका भी समस्या थी। तो इसका भी समस्या थी। रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवाद औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही मतलब महत्वपूर्ण उद्योग था, बाकी था नहीं। पूंजीपति वर्ग का अभाव था या कह सकते राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था और इस प्रकार विदेशी पूंजी पर निर्भर रह रहे थे। इससे वजह से जब विदेशी पूंजीपति वर्ग सामने आएगा तो आर्थिक शोषण होगा ही और ध्यान रखेंगे, इससे चारों ओर असंतोष की भावना पनपेगी। ठीक है, रूसीकरण की नीति था। तो रूसीकरण की नीति में कहने का मतलब है कि सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं के देश था। यहाँ पर मुख्य स्लाव जाति के लोग थे और साथ ही साथ फिन, पोल, जर्मन, यहूदी, अन्य जाति के भी लोग थे जो अनेक भाषा बोलते थे। इनके रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था और रूस के अल्पसंख्यक जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी किए गए रूसीकरण की नीति से परेशान थे। इस वजह से भी वहाँ के लोगों ने ये विद्रोह किया। विदेशी घटनाक्रम हुआ दो बातें। ठीक है, एक था क्रीमिया का युद्ध, ठीक है, और सेकेंड है जापान से पराजय 1905 की क्रांति। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्रीमिया की युद्ध पहली बार हुआ। ठीक है, क्रीमिया के युद्ध में रूस क्रांति की विदेशी घटनाक्रम भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जो सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय हुआ, उस देश में सुधारों का युग आरंभ हुआ और तत्पश्चात 1904-05 में रूस जापान युद्ध में रूस की पहली क्रांति को जन्म दिया और अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, कहा जाता है 1905 की ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। इससे निरंकुश जारशाही जो थे उनकी विफलता सामने आई और अपनी विफलता को छुपा भी नहीं पाए और वहाँ के लोगों ने बस इतना सा कहना शुरू किया कि मेरे पास रोटी नहीं है, मुझे रोटी चाहिए। ठीक है, और रोटी दो के नारा लगाते हुए सड़कों पे आई। जार ने इन लोगों को निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। ठीक है, इसे बहुत जगह में ये घटना हुई थी 22 जनवरी को और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी घटना हुई थी और उस दिन रविवार था, इसलिए बहुत जगह में इसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कैलेंडर 22 तारीख और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के रूप में लोग जानते हैं। ठीक है, अब दूसरी बातें यहाँ पर है कि रूस में मार्क्सवाद के प्रभाव तक बुद्धिजीवियों का योगदान भी है। तो यहाँ पर मार्क्सवाद भी सामने आए, कुछ बुद्धिजीवी भी सामने आए और इसका भी योगदान दिया। और तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, तो रूस की जब पराजय हुई प्रथम विश्व युद्ध में तो जार के विरुद्ध वहाँ के जनता ने अपना एक रोष दिखाया और वहीं से एक कह सकते हैं कि एक तरह से सर्वहारा वर्ग का उदय होगा। ठीक है, और एक तरह से वो इस जार का सत्ता समाप्त होगी। ठीक है, चलिए इसी में एक आपका पॉइंट है कि 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राड वर्तमान लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला
उनका एक नारा था, उन्हें रोटी दो के नारे लगाए। अगले 8 मार्च को कपड़े के मिलों में महिला मजदूरों ने भी बहुत सारे कारखानों में रोटी मांगा, किंतु रोटी मांगते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया। फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को रूसी शासक जार गद्दी को त्यागना पड़ा। फलस्वरूप यह फरवरी की रूसी क्रांति थी। ठीक है, यानी इस जो जार को जो यहाँ पर से गद्दी त्यागना पड़ा, इसे हम फरवरी की रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। इस तरह रूस पर से रोमनोवा वंश के निरंकुश जारशाही का अंत हो गया और सर्वप्रथम लोबाब के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुजुर्गा सरकार की गठन हुआ। आगे चलकर रूस में केरेंस्की, ध्यान रखेंगे, केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादी की सरकार गठित हुई। इस समय रूस की राजनीति मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। जार की सरकार ने लेनिन को निर्वासित किया था, अतः वह स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम, ठीक है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेनिन के 3 नारे थे, भूमि, शांति और रोटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेनिन का 3 नारा था, भूमि, शांति और रोटी। ठीक है, लेनिन ने बलपूर्वक द्वारा केरेंस्की की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। 7 नवंबर 1917 को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गए। ठीक है, भाग गए। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, इसे अक्टूबर क्रांति भी का ध्यान रखें दोस्तों, इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, संपन्न हुई। अब शासन का बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया तथा ट्रास्टस्की को इस सरकार का विदेश मंत्री बना। ठीक है, कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर से बोल्शेविक के हाथों में सत्ता आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया और ट्रास्टस्की को इस सरकार का विदेश मंत्री बनाया गया। विश्व में पहली बार शासन सत्ता सर्वहारा वर्गों के हाथों में आ गई। कहने का मतलब है किसान, मजदूर और आम गरीबों के हाथों में आ गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेनिन एक कह सकते हैं कि आम गरीबों के सरकार थे, आम गरीबों के हितकर थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है चेका क्या है, तो ध्यान रखेंगे एक गुप्त पुलिस संगठन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बातें हैं कि लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्र सत्ता स्थापित किया। ठीक है, लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता स्थापित किया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद सन 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। यानी कहने का मतलब है कि रूस का संविधान कब बना, तो ध्यान रखेंगे 1918 में बना। इसके द्वारा रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य समूह यानी USSR के रूप में परिवर्तित किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर कि लेनिन के द्वारा रूस का नाम परिवर्तन किया गया और नाम रखा गया सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में USSR के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि लेनिन ने नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया जो उत्पादक श्रम द्वारा अपने जीविका चलाते थे। ठीक है, सोचिए आप इस बात को लेकर थोड़ा सा गौर कीजिए। ठीक है, कि लेनिन ने नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया जो उत्पादक श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। इस तरह काम करने के
इस तरह काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया गया। बैंकों, बड़े बड़े उद्योगों, जल परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे आप कि लेनिन के शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ ही बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया गया और लाल रंग के झंडे पर हसुआ और हथौड़े के सुशोभित कर देश की राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। उसके बाद यह झंडा साम्यवादी का प्रतीक बन गया, यानी कम्युनिस्टों का प्रतीक बन गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। आगे कुछ समस्या आई, जरूर आई। लेनिन के साथ में एक समस्या था भूमि का पुनर्वितरण को लेकर। उसने एक आदेश जारी किया जिसके तहत बड़े भूस्वामी की भूमि किसानों के बीच में पुनर्वितरित किया गया। हालांकि किसानों ने भूमि पर पहले कब्जा जमा रखा था। यह आदेश द्वारा लेनिन ने सिर्फ वैधता प्रदान की। लेनिन के इस कदम की आलोचना भी हुई क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता है, लेकिन लेनिन ने यह जवाब दिया कि किसान बहुमत में था जबकि बोल्शेविक दल अल्पमत में था। ठीक है। साथ ही साथ लेनिन का एक चीज़ मानना था, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि यहाँ पर एक नई आर्थिक नीति आएगा। ठीक है। उससे पहले यहाँ पर जो लेनिन ने कोशिश किया था इस बात को लेकर कि जो भूमि का वितरण किया जाए, इससे लेनिन के खिलाफ में एक तरह का मतलब उसके खिलाफ में एक समस्या पैदा हुई। ठीक है, ये बात सच है। तो इसको दूर करने के लिए लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया और कहता है कि लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि एक कुशल सामाजिक चिंतक था। और उसने एक बात का साथ ही साथ कहा था कि व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। ठीक है। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं था। ठीक है। आप देखते होंगे कि पूरी दुनिया समाज पूंजीपति वर्ग है और आप टकराना चाहेंगे तो शायद आप टकरा नहीं पाएंगे। ठीक है। इसीलिए उसने तत्काल रूप में उसने स्पष्ट रूप से देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीपति दुनिया से टकराना संभव नहीं था, जैसे कि ट्रास्टास्की चाहते थे। ठीक है। इसलिए 1921 में उसने एक नई नीति घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेकिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। और नई आर्थिक नीति में कुछ निम्नलिखित बातें हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो नई आर्थिक नीति में देखिए किसानों से अनाज लेने का स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार लिखा गया, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। निश्चित कर लगाया गया, ये बचा हुआ। ठीक है। बचा हुआ अनाज किसान का था और उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य का है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गई। ठीक है। इसके बाद उद्योग का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों की काफ़ी छूट दी गई। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राज्य की एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। ठीक है। इस प्रकार लेनिन की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इस नीति के लिए कहा जाता है कि इस नई आर्थिक नीति द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। हालांकि लेनिन की इस नीति की आलोचना की जाती, लेकिन लेनिन ने इसके जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। ठीक है। इसके बाद लेनिन की मृत्यु हो जाएगा 1924 में। लेनिन की मृत्यु होने के बाद
उत्तराधिकारी की समस्या खड़ी होगी। इस समस्या में विभिन्न गुट सामने आएगा, ठीक है। तो विभिन्न समूहों द्वारा अलग अलग नेताओं के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होगा और इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हो जाएगी, ठीक है। अब स्टालिन की जब विजय हो जाएगी तब 1929 में इसमें ट्राटास्की को निर्वासित कर दिया जाएगा, क्योंकि लेनिन के साथ में थे ये। 1930 के दशक में लगभग सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे, इस बात को लेकर ध्यान देखेंगे, स्टालिन जो है वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि इस तरह कहना सही नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, कि तानाशाही व्यवहार करता था, फिर भी सही बातें हैं, ठीक है। आगे देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र की भाषण और प्रेस भी स्वतंत्रता नष्ट कर दिया। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था, ध्यान रखेंगे, स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि 1953 ईस्वी में उसकी जो मृत्यु तक उसने क्या तानाशाही व्यवहार करता रहा, परंतु ये भी ध्यान रखेंगे, परंतु दूसरी ओर स्टालिन के अथक प्रयास से रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया, ठीक है। 3 वर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप, ठीक है, 3 वर्ष योजना फलस्वरूप औद्योगिक नीति का शिखर पर पहुंचा दिया गया स्टालिन के द्वारा। कृषि की आधुनिकीकरण हुआ और विज्ञान की उन्नति भी हुई। साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले रूस को एक महान शक्ति माना जाने लगा। सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया, याद रखेंगे, ठीक है। कब किया गया? 1975 में यूएनओ के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में रूस के राष्ट्रपति बने। और इसमें कुछ बातें हैं, बस बात इतनी है कि शीत युद्ध के बारे में कि यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। कहने का मतलब है कि शीत युद्ध में, कोल्ड वार में एक वैचारिक युद्ध था, विचार का युद्ध था, जिसमें एक तरफ है पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, तो एक तरफ है साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस है, ठीक है। चलिए, ये था आपका सेकंड इकाई यानी सेकंड अध्याय। हम तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं और तीसरा अध्याय है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। तो सेकंड आपका अध्याय है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। दोस्तों, ये तीसरा टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए, यहाँ पर एक बातें आपको समझिएगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंद चीन देश से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख यानी 2,80,000 वर्ग किलोमीटर फैले उस प्रायद्वीप क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्षेत्र आते हैं, ठीक है। कौन कौन क्षेत्र है? वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है, ठीक है। इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है, तो दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। यानी कहने मतलब है उत्तरी सीमा बर्मा और चीन यानी म्यांमार और चीन को छूते, दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार का क्षेत्र पड़ते हैं। प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन और अनाम में चीन का प्रभाव था, ठीक है। तो प्राचीन काल का मतलब है बहुत पहले से ही जो आपका वियतनाम के जगह तोकिन और अनाम ये चीन के प्रभाव में था और इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव रहा, ठीक है। यानी कहने मतलब बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव रहा। दूसरी तरफ लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, ठीक है। तो साथ साथ ये भी देखेंगे कि लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का भी प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य का स्थापना हुई, ठीक है, जहाँ का शासक भारतवंशी था यानी कि भारत का रहने वाला था। 12वीं शताब्दी में राज सूर्य वर्मा द्वितीय ने
ओंकरवाट का मंदिर, ध्यान रखेंगे, ओंकरवाट का मंदिर का निर्माण करवाया, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे 12वीं शताब्दी में राज सूर्य वर्मा द्वितीय ने ओंकरवाट का मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु जो कंबुज राज्य है उसका पतन 16वीं शताब्दी में हो गया। इस प्रकार इस क्षेत्र में कुछ देशों पर चीन और कुछ पर हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव कारण ही यह हिंद चीन के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसको हिंद चीन के नाम कहते हैं। व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व, तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि 1498 ईस्वी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए, भारत से जुड़े और यहाँ पर वो मनचाहा अपना मसाला लिए वापस चले गए। तब पुर्तगाल, जो पुर्तगाल के थे वो पुर्तगाल के व्यापारी थे, साथ ही साथ उसने क्या किया, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों से भी जुड़े और 1510 ईस्वी में, ध्यान रखें 1510 ईस्वी में मलक्का, जो पुर्तगाली ने मलक्का के व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन देश के साथ व्यापार शुरू किया। इसके बाद यहाँ पर स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी का आगमन हुआ। ठीक है, तो जितने भी कंपनियाँ यहाँ पर आए यानी हिंद चीन क्षेत्र में आए, उनमें से सबसे ज़्यादा, उनमें से इन कंपनियों फ्रांसीसी को छोड़कर किसी अन्य ने इस भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जितनी भी कंपनियां आई उनमें से फ्रांसीसी को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी इन भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन फ्रांस शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा और 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंचा था। ठीक है, चलिए, तो फ्रांसीसी लोगों ने अपना प्रभुत्व कायम करना चाहा। फ्रांस द्वारा हिंद चीन पर अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। ठीक है, यानी यहाँ पर फ्रांसीसी ने हिंद चीन पर हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया। तो बनाने का प्रमुख उद्देश्य के तौर पर है कि डच और ब्रिटिश कंपनियां व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। ठीक है, साथ ही साथ ये भी वाली बात है कि भारत में फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ रहा था। ठीक है, चीन में उसकी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी, मुख्य रूप से इंग्लैंड से था, अतः उसने सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़ा होकर वह दोनों तरफ भारत और चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि भारत में अगर फ्रांस रहता तो इंग्लैंड से नहीं सक रहा था। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और चीन में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता था, करने मतलब है व्यापार वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ कर रहे थे, सबके साथ कंपटीशन थे, तो उनके लिए सबसे अच्छा लगा कि हिंद चीन में रहकर खड़ा होकर हम चीन को भी देख सकते हैं और भारत को भी देख सकते हैं। ये उनका अपनी सोच था, फ्रांसीसियों की अपनी ये सोच थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बातें हैं कि सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का एवं जल निकासी की समुचित प्रबंध किया। कहाँ किया? तो हिंद चीन क्षेत्र में किया। क्या किया? तो ध्यान दे इस बात का दीजिए कि वहाँ पर शोषण तो किया, फ्रांसीसियों ने वहाँ की जनता का शोषण तो कर ही रहा है, लेकिन शोषण के साथ साथ कृषि उत्पादकता के बढ़ाने के लिए नहर बनाए, जल निकास के समुचित प्रबंध किया। इसी प्रयास का ही एक हल था कि 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि वियतनाम 1931 तक में विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे रबड़ बागान थे, फार्म थे, कारखानों में मजदूर से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का कायम कर लिया गया था। ठीक है, एक तरफा अनुबंध का मतलब यहाँ पर इस बात को लेकर है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जो बंधुआ मजदूरी की तरह होती है। ठीक है, वो मजदूर का कोई अधिकार नहीं होता है बल्कि मालिक को असीमित अधिकार होता है। बंधुआ मजदूर में एक मतलब ये आप समझिए कि किसी के बाप ने पैसा लिया और कह दिया कि बेटा आपके यहाँ नौकरी करेगा या नौकर बन के रहेगा। अब उस बेटा को वो मालिक पेट पटक के काम करवाए या दिन रात कोड़ा मार काम करवाए या दुलार से काम करवाए,
आप उनके लिए एक बंधुआ मजदूर हैं, क्योंकि पैसा पहले ही उनके पिताजी ले चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बंधुआ मजदूरी होता था। आज सारा चीज़ समाप्त, ऐसे होता नहीं है अब। ठीक है, जनरली होता नहीं है, और कहीं होता होगा तो एक बात अलग है, जहाँ तक नज़र नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर से एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा, कोलोन कहे जाते थे। ध्यान रखेंगे कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहे जाते थे। नेक्स्ट है हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। तो एक अजीब अजीब नाम होगा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, कि 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया, जिसकी नेता कुआंग दे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर की बात है, 1903 में फान बोई चाउ ने, ठीक है, फान बोई चाउ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका नेता कौन थे, कुआंग दे थे। ठीक है, फान बोई चाउ ने हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फान बोई चाउ ने एक पुस्तक लिखा, हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, लिखकर हलचल पैदा कर दी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक बात सामने खुल के आई कि 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना, ठीक है, रूस को हराया जाना, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा जल्दीबाजी में मिस्टेक हुआ है लिखने में। रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए, यहाँ पर हैंड हो गया है, यहाँ पर ठीक कर देख लीजिएगा, हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। आप सोच के देखिए कि जापान, आप जापान को देखिए, छोटा सा एक आप कह सकते हैं कि माला की तरह एक द्वीप है, समुद्र में है, और उतने बड़े राष्ट्र को, यूरोप को, रूस को हरा देना। ठीक है, तो इसमें से एक बात सामने आई कि खासकर हिंद चीनियों को यहाँ से प्रेरणा मिला, और साथ ही साथ इस बात का आया कि शोषणमूलक काम चल रहा था, खासकर फ्रांसीसी द्वारा किया जा रहा था, उससे बाहर निकलना था हिंद चीनी लोगों को। ठीक है, इसमें से एक व्यक्ति सामने आया, संन्यास सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। ठीक है, और बढ़ावा दिया, छात्रों ने वियतनाम कुआन फू होई, ठीक है, इसका मतलब है वियतनाम मुक्ति संगठन की स्थापना की। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वियतनाम कुआन फू होई यानी वियतनाम मुक्ति संगठन की स्थापना की। 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह, ठीक है, हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करके मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। ठीक है, अंततः 1930 में वियतनाम में बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सांग देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। ध्यान रखेंगे, 1930 में वियतनाम में बिखरे राष्ट्रवादी के गुटों को एकजुट किया गया और वियतनाम कांग सांग देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं कि जुगवेन आई एक व्यक्ति है, ठीक है, जुगवेन आई ने अनामी दल की स्थापना की तथा यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को के कैंटन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। ठीक है, यानी जुगवेन आई जो अनामी दल बनाया था, यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को के कैंटन से प्रभावित थी, ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ ये आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतमी यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसानों, आतंकित व्यापारियों, बुद्धिजीवियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध का अवलंबन किया। वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियतमी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945
को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान हो ची मिन्ह बनाए गए। ठीक है, क्या बनाए, किसको बनाए गए? हो ची मिन्ह को बनाए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अनाम का शासक बाओ दाई बना, ध्यान रखेंगे, अनाम का शासक बाओ दाई बना, लेकिन बाओ दाई ने, आप कह सकते हैं, तंग आकर 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया और वियतनाम एक गणराज्य बन गया। ठीक है, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। ठीक है, आगे करते हैं। इसमें कुछ अमेरिका हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, तो अमेरिका जहाँ जहाँ हस्तक्षेप करेंगे वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, वो दूसरे फ़ायदे के लिए करने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो अमेरिका हस्तक्षेप करेंगे यहाँ से, तो कोई बात नहीं, करने दीजिए। आप देखिए यहाँ पर से जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि मई 1954 में जनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जनेवा समझौता कहा जाता है। ठीक है, जनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सा में बांटा। हनोई नदी के सटे उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को और उसे दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम अमेरिकी समर्थित सरकार को दे दिया गया। यहाँ एक धार्मिक वर्ग भी आंदोलित था, वह था होवा होवा। ठीक है, यानी वियतनाम में एक धार्मिक वर्ग भी आंदोलनरत था जिसका नाम है होवा होवा। अब होवा होवा के बारे में ध्यान रखेंगे। होवा होवा एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसका नेता हुई फू सो था। ठीक है, अजीब अजीब नाम है। ठीक है, याद करिएंगे आप लोग। ठीक है, आपको बस स्टेट पास करना है। हुई फू सो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। ठीक है, तो हुआ हुआ ध्यान रखेंगे, एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, शुरू हुआ था 1939 में, जिसका नेता है हुई फू सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 25 दिसंबर 1955 को लाओस के चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार की गठन हुआ और सुवन फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी। ठीक है, तो कहाँ पर लाओस की बात किया जा रहा है, कब है? 25 दिसंबर 1955 को, और वहाँ पे जो सरकार बनी किसके नेतृत्व में? सुवन फुमा के नेतृत्व में। ठीक है, इसके बाद कुछ कंबोडियाई संकट आया। सन 1954 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र की स्वीकृति कर राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक को शासक माना गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, जब स्वतंत्र राज्य स्थापना हुआ कंबोडिया में तो संवैधानिक राजतंत्र की स्वीकार किया गया और वहाँ का राजकुमार कौन बना? नरोत्तम सिंहानुक। ठीक है, नरोत्तम सिंहानुक 1954 से ही कंबोडिया में गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर कायम था। ठीक है, लेकिन अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अमेरिका इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव चाहता था, इसी कारण वह सिंहानुक से चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उस्काकर कंबोडिया को तंग करवा रहा था। ठीक है, 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंहानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया और जनरल लॉन नॉल के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। यानी ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि अमेरिका द्वारा एक चाल चली गई। ठीक है, थाईलैंड को उस्काया गया और इससे क्या हुआ? 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई संसद द्वारा नरोत्तम सिंहानुक को हटा दिया गया और उसके जगह में जनरल लॉन नॉल को सरकार बनी, जो कि अमेरिका का समर्थन प्राप्त था इसको। ठीक है, आगे देखेंगे कि 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। अप्रैल 1975 में कंबोडियाई गृह युद्ध समाप्त हो गई। नरोत्तम सिंहानुक पुनः राष्ट्राध्यक्ष बने, परंतु 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है,
तो चलिए बहुत जल्दी संन्यास ले लिया इन्होंने। अब कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कर दिया गया। नरोत्तम सिंहानुक के बाद खियू साम्फान एवं पोल पोट ने अपनी मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप शासन शुरू किया। यह दौर पूरी तरह से आतंक का दौर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में गृह युद्ध और अमेरिका। तो जब ये गृह युद्ध हुआ तो वहाँ पर रासायनिक हथियारों का उपयोग हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से नापाक, यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा नापाक क्या है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकते हैं नापाक क्या है। तो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला चीज़ें हैं कि ऑरेंज एजेंट, यह एक ऐसा जहर था जिसे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा। ठीक है, अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर के असर आज भी नज़र आता है जन्मजात विकलांगता के रूप में। ठीक है, जन्मजात विकलांगता के रूप में। आगे देखिए, एक माइली गांव करके एक चीज़ें हैं, उनको देखिए। ठीक है, कि दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। औरतें बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था जिसने इस घटना का उजागर किया। खैर, इसके बाद पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का छी होना शुरू हुआ, कहने मतलब उनके खिलाफ हुआ। और बाद में अमेरिका ने वियतनाम को मतलब स्वतंत्र करने की बात आएगी। ठीक है, इस प्रकार की बातें हैं। और लास्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, अप्रैल 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एकीकरण हो गया, यानी वियतनाम एक हो गया। ठीक है, तो ये था 10th क्लास का 3 टॉपिक। रेस्ट आपका 5 टॉपिक है, जिसमें से भारत का कुछ बातें होगा और साथ ही साथ जितने भी टॉपिक हैं मैं कोशिश करता हूं कल शाम तक आप तक पहुंचाने के लिए। आप लोग जुड़े रहें, पूरा वीडियो को देखिए दोस्तों। और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, ख़राब लगे तो कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमारा प्रेरणा स्रोत है। हम आपके कमेंट से अपने आप को हम निखार सकते हैं, अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं, खासकर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो करें, खराब लगे तो करें, जैसा हो। कुछ सुधार चाहते हैं तो आप सुधार के लिए कमेंट करें। आप लोग पीडीएफ की बातें बार बार कर रहे हैं, मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से इन सब चीज़ों को नहीं हो पा रही। खैर मैं पीडीएफ दूंगा, आप लोग चाहे तो फिलहाल देखिए। आप एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 7-8 तारीख को आपका सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है। आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए और एग्ज़ाम हॉल में जाइए, सफल हो के आइए, मेरी यही शुभकामना है। कल मैं आप लोगों को 10th क्लास का रेस्ट वीडियो में आ रहा हूं लेकर, इतिहास का। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इन पॉलिटी का जो भी क्वेश्चन है 9th-10th का वो सारे को मैं लेकर आऊँगा। समय बचेगा तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को भी। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।